नमस्कार, आप देख रहे हैं रतिया केसरी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फतेहाबाद में हुए जन औषधि दिवस कार्यक्रम की, जहां राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और नेतृत्व की कमी को लेकर तीखी टिप्पणी की। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन औषधि योजना की सराहना भी की, जिससे सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। आज 7 मार्च पूरे देश भर में जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में सभी देश के लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद कोई न कोई एक जन औषधि केंद्र पर जा रहा है और मकसद केवल एक है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके, चाहे वो पुराने जन औषधि केंद्र है वहां पर कोई कार्यक्रम का आयोजन हुआ हो या फिर यहाँ पर फतेहाबाद के सिविल हॉस्पिटल में एक नए जन औषधि केंद्र के खोलने का मामला हो, उसका अवसर हो, तो ऐसे अवसर पर हम जनता के बीच में बात जाकर के कहें कि देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से देश के गरीब आदमी को, आम आदमी को जो दवाइयां हैं वो गुणवत्ता वाली दवाइयां भी मिले और उनको सस्ते दाम पर दवाई मिले। जैसे आज प्रधानमंत्री जी भी अभी एक प्रेजेंटेशन थी और मैंने भी अपनी बात में बोला है कि 50% से लेकर के और 90% तक दवाइयां और अन्य जो मेडिकल के उपकरण हैं वो इन जन औषधि केंद्रों के ऊपर सस्ते मिलते हैं। अब प्रधानमंत्री जी एक तरफ अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां सस्ते दाम पर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना जैसी योजना बना करके और हरियाणा सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसमें चिरायु और जोड़ करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मेडिकल के मामले में और खास करके गरीब और आम आदमी को मिले, इस बात को सुनिश्चित किया है। आज उसी संदर्भ में यहाँ पे ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी यहाँ पर आप सब लोगों के सामने जन औषधि केंद्र की शुरुआत फतेहाबाद के सिविल हॉस्पिटल में होने वाली है। 1 महीना हो गया सर जन औषधि केंद्र को। जी, इसके बाद में कई डॉक्टर बाद की दवाइयां लिख रहे हैं। देखिए अभी मैंने कहा भी है, अपने उद्बोधन में भी मैंने कहा है, ये यहाँ पर एसएमओ भी यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर डिप्टी सीएमओ भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ के सभी डॉक्टर जो भी दवाई यहाँ पर उपलब्ध है जन औषधि केंद्र पर, उसके अलावा अगर कोई दवाई लिखेगा तो उसकी जिम्मेवारी संबंधित अधिकारियों को की होगी। बजट सत्र शुरू हुआ है जी आज से और नेता प्रतिपक्ष आज भी नहीं मिला जी कांग्रेस को। देखिए ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हरियाणा प्रदेश की कि एक ऐसी पार्टी देश के अंदर जो कभी लंबे समय तक जिसने देश के ऊपर राज किया, हरियाणा प्रदेश पर राज किया, आज अपने नेतृत्व की कमजोरी के कारण से इतनी रसातल पर जा चुकी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। किसी भी एक अच्छे लोकतांत्रिक देश के लिए, अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये जरूरी है कि विपक्ष के साथ, सत्ता पक्ष के साथ साथ मजबूत विपक्ष भी हो, ताकि दोनों प्रकार की आवाजें लोकतंत्र में सुनी जा सकें और लोगों का लाभ हो सके। इसके लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसा नेतृत्व, लचर नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का देश के अंदर है, उससे भी ज्यादा लचर नेतृत्व उनका हरियाणा में भी है। और ऊपर वालों का निर्णय भी अभी तक ये है कि आज तक अपना वो विपक्ष का नेता भी नहीं दे पाए। आज इतना महत्वपूर्ण सत्र, बजट सत्र, आज हमारी नई सरकार का नायब सिंह जी के नेतृत्व में शुरू हो रहा है। कुछ दिन बाद वो खुद, क्योंकि वित्त मंत्रालय भी मुख्यमंत्री जी के पास है, बजट प्रस्तुत करेंगे। तो ऐसे में इस प्रकार का एक कमजोर विपक्ष होना मुझे नहीं लगता कहीं प्रदेश के हित में है। ये कांग्रेस पार्टी की जो कमजोरी है उसको दर्शा रहा है। नगर निकाय चुनाव का पहला चरण हो चुका है सर, दूसरा आने वाला, तो कैसा लग रहा है जी? देखिए नगर निकाय चुनाव आज शाम तक पानीपत का प्रचार भी बंद हो जाएगा। 9 तारीख को पोलिंग वहां की होगी, बाकी 2 तारीख को पोलिंग हो चुकी है। मैं समझता हूं जिस प्रकार से एक आशीर्वाद जनता ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को देकर के मोदी जी को तीसरी बार ऐतिहासिक एक निर्णय देते हुए जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है, इसी प्रकार का एक ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा की जनता ने नायब सिंह जी को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर
दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। इसी प्रकार से जो हमारी छोटी सरकार होती है, चाहे वो पालिकाओं के चुनाव है, परिषदों के चुनाव है या फिर निगमों के चुनाव है, ऐसे सब चुनावों के अंदर या फिर जो उपचुनाव 2 निगमों के हुए हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद हरियाणा की जनता देगी, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा की जनता समझती है कि आम नागरिक के लिए, क्षेत्रीय जनता के लिए कितनी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। भाई साहब, एक रणदीप सिंह सुरजेवाला शैलजा जी कह रहे हैं कि हरियाणा में वित्तीय आपातकाल लग गया है, कैसा बता? देखिए, मुझे लगता है कि इन लोगों को इस प्रकार की बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। पहली बात तो जनता ने इन लोगों को सिरे से नकार दिया, इनकी पॉलिसीज को नकार दिया, कांग्रेस के जो कार्यक्रम थे उनको नकार दिया, इनके नेताओं को नकार दिया। हर प्रकार से कांग्रेस को नीति से लेकर के नेता तक के मामले में नकारने का काम किया है। अगली बात, अगर ये इतने ही चिंतित हैं हरियाणा की जनता के प्रति, तो फिर ये अपने सदन के अंदर अपने विपक्ष का नेता तक नहीं दे पा रहे। आप दोनों वरिष्ठ नेता हैं, एक राज्यसभा में है, एक लोकसभा में है। आप सुनिश्चित कीजिए अपने हाईकमान से बात करके आपको विपक्ष का नेता दे, विपक्ष के नेता के रूप में जनता की आवाज उठाए अगर कहीं कोई दिक्कत है तो। लेकिन इन लोगों को जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग केवल इनकी जो अंदरूनी लड़ाई है, वो इनकी कुर्सी की लड़ाई है, उस कुर्सी की लड़ाई की चिंता इन लोगों को ज्यादा है, जनता की चिंता इन लोगों को नहीं है। राणा जी, मेरे दो सवाल एक दूसरे जुड़े हुए। आप केमिकल एंड फर्टिलाइजर कमेटी के मेंबर हो, तो देश में जो केमिकल का यूज हो रहा है खेती में, खास करके खाद्य पदार्थों में, उस पर आपकी कमेटी क्या सोच रही है? दूसरा उसी के साथ है जी, अभी पिछले दिनों गेहूं के अंदर आरोप लगाया महाराष्ट्र की तरफ से कि इसमें 6 गुना ज्यादा सेलेनियम है, जिस कारण हरियाणा के लोग गंजे हो रहे हैं। तो हरियाणा और पंजाब से क्यों मारे? देखिए, ये 2 तरह की जिम्मेवारियां इसमें बनती हैं। सरकार की जिम्मेवारी जहां तक बनती है, सरकार जो भी दवाई रिकमेंड करती है, यानी कि सर्टिफिकेट जिस दवाई को कंपनी को देती है, उस कंपनी की जिम्मेवारी तय करती है। फर्टिलाइजर के मामले में भी जितने PSUs हैं जो किसान तक खाद पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी जिम्मेवारी तय हुई है और वो अपने अपने स्तर पे एक अवेयरनेस का कैंपेन चलाते हैं और ये किसान को बताने का भी प्रयास करते हैं कि खाद का उपयोग जो एक सुनिश्चित जो मात्रा होती है, रिकमेंडेड जो एक उसकी क्वांटिटी होती है, जो कि हमारे साइंटिस्ट जिसको रिकमेंड करते हैं, उसके आधार पर उसका उपयोग करना चाहिए। हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो हरियाणा सरकार ने बड़े पैमाने पर बहुत स्थानों के ऊपर सोइल टेस्टिंग लैब खोलने का काम किया है और हमारा जो कृषि विभाग है वो भी किसानों को कहता है कि आप अपनी जमीन की जो गुणवत्ता है, मिट्टी की जांच करवा करके उसको जांच लें और उसी के आधार पर फिर हम, चाहे वो कीटनाशक दवाइयां हैं या फिर DAP यूरिया का उपयोग है, वो उपयोग हम लोग करें। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम और हुआ है। देश के अंदर इस बढ़ते हुए केमिकल और फर्टिलाइजर की जो मात्रा उसको कंट्रोल करने के लिए नैनो यूरिया और नैनो DAP का प्रचलन भी शुरू हुआ है और बड़े पैमाने पर इसके अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किए गए हैं। लेकिन इसमें अभी और ज़्यादा काम करने की जरूरत है। तो मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आपके सवाल का स्वागत करते हुए आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब लोग भी इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने का काम करें, ताकि किसान संतुलित DAP और यूरिया का उपयोग करते हुए और अपनी खेती करें, या फिर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाकर के, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाकर के हम लोग इस समस्या से का समाधान पा सकते हैं।